रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द क्लाउड। ये एक पोइम है जो पर्सी बायशी शैले ने लिखी है। आज की इस वीडियो में हमने इस पोइम का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड, राइम स्कीम, मीटर और किस तरह का रिदम ये यूज़ करता है देखना है। उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसमें एनालिसिस और समरी दोनों आ जाते हैं। ये पोइम थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैंने इसको जल्दी कवर करना है। इस पोइम को लिखा था पर्सी बायशी शैले, जिनको पी शैले भी कहते हैं, जो कि अपनी इमेजरी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इनकी ये जो पोइम है द क्लाउड 1820 के अंदर पब्लिश हुई थी एक कलेक्शन के अंदर, और 1819 के अंदर इसको लिखा गया था। जिस कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी उसका नाम था प्रोथीमियस अनबाउंड अ लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट विद अदर पोइम्स। इसके अंदर एक पोइम ये भी थी, ये इस सॉन्ग की तरह लिखी गई है और इसको लोग बैलेड भी कहते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर 6 स्टेंजा मौजूद हैं और हर स्टेंजा की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। इसके अलावा हर स्टेंजा के अंदर एक क्वार्टरेन यानी कि 4 लाइनों वाला स्टेंजा लाजमी मौजूद है, और लाइंस ऊपर नीचे हैं क्योंकि इसको गाने की सूरत में इन्होंने लिखा है या बैलेड की सूरत में इसको लिखा है। इसके राइम को अगर हम देखें कि इसके अंदर कौन सा रिदम इस्तेमाल किया पोइम के अंदर, तो एनापिस्टिक मीटर को यूज़ किया गया है। एनापिस्टिक मीटर जो है वो ऐसा मीटर होता है जिसके अंदर जो थर्ड सेलेबल होता है वो लाजमी स्ट्रेस्ड होता है। एनापिस्टिक मीटर के बारे में और बताऊं तो इसके अंदर आपको 4 फीट्स एक लाइन के अंदर मिलते हैं और हर फुट के अंदर 2 अनस्ट्रेस्ड सेलेबल मौजूद होते हैं, जिनके अंदर आने वाला जो हमारे पास थर्ड सेलेबल होता है वो लाजमी स्ट्रेस होता है। इसको बैलेड की तरह, सॉन्ग की तरह लिखा गया है और इसकी लाजमी सेकंड और फोर्थ लाइन जो है स्टेंजा के अंदर वो लाजमी राइम कर रही है, इसलिए कहा गया है कि क्वार्टरेन इसके अंदर यूज़ किया गया है। लेकिन बाकी और लाइन्स भी मौजूद हैं, इस वजह से इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लाजमी क्वार्टरन है। लेकिन हर स्टेंजा के अंदर आपको क्वार्टरन लाजमी मिलेगा जिसके अंदर जो सेकंड और फोर्थ लाइन है वो आपस में राइम कर रही है ताकि म्यूजिकल इफेक्ट पैदा कर सकें। इसके अलावा इसकी राइमिंग स्कीम के अंदर ये भी स्पेशलिटी है कि जो पहली लाइन है वो हर ऑड लाइन के साथ रिपीट हो रही है, यानी कि वो राइम कर रही है। इस पोइम का बैकग्राउंड देखें तो शैली ने एक क्लाउड के बारे में यानी कि एक बादल के बारे में, और बादल को एज अ पर्सन यानी कि पर्सोनिफाई करते हुए, पर्सोनिफिकेशन बेसिकली एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जिसमें बेजान चीज़ों को हम जानदार इंसानों की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पी शैली जो है वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं बेसिकली क्लाउड को, एज अ पर्सन डील कर रहे हैं उसको, और इमेजरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से जो क्लाउड है वो बेसिकली आपको अपने लाइफ साइकिल के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसके अलावा ये जो पोइम है ये रीडर के लिए बहुत ज़्यादा अम्यूज़मेंट का बाइस है, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने पर मजबूर करता है क्योंकि इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया और इमेजरी यानी कि इमेजिनरी चीज़ें बताई हुई हैं कि ऐसी हुआ करती होंगी, जो कि इंसान को इंस्पिरेशन देती है और नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करती है। अब हम चलते हैं पोइम की तरफ, पोइम को डिटेल के अंदर देखेंगे ताकि हमें ये पोइम थॉरली समझ आ सके। द क्लाउड स्टार्ट होती है कि आई ब्रिंग फ्रेश शावर फ्रॉम द थर्स्टिंग फ्लावर। अब यहाँ पे क्लाउड जो है वो बातें कर रहा है, आपको बता रहा है, यानी पी शैली बेसिकली क्लाउड को बोलते हुए सुना रहे हैं जैसे एज अ वो पर्सन हो। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं जो शावर है यानी कि बारिश है लेके आता हूँ प्यासे फूलों के लिए। फ्रॉम द सीज एंड द स्ट्रीम्स, नदियों से और समंदर से। ज़ाहिरी बात है जो रेन का प्रोसेस है उसको वो शावर कह रहे हैं, और रेन किस तरह होती है कि जब पानी की इवेपोरेशन होती है नदी नालों से, समंदर से, और वो क्लाउड बनते हैं और देन क्लाउड रेन प्रोड्यूस करते हैं। आई ब्रिंग लाइट शेड फॉर द लीव्स व्हेन लेड इन देयर नून डे ड्रीम्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि और मैं साया, बादल जो है वो साया भी लेके आते हैं, किन के लिए? लोगों के लिए तो लेके ही आते हैं, साथ पत्तों के लिए भी लेके आते हैं, जो दरख्त के पत्ते हैं जो कि दिन के टाइम में आराम करते हैं। अमूमन जब तेज़ धूप होती है और बादल जो हैं वो सूरज के सामने आ जाते हैं तो साया क्रिएट हो जाता है, और नून के टाइम पीरियड के अंदर क्लाउड ये कहता है कि मेरी वजह से जो लीव्स हैं वो आराम करते हैं, ले करते हैं, यानी कि इत्मीनान से वो सोते हैं। फ्रॉम माई विंग्स वर शेकन द ड्यूज दैट वेकन द बर्ड एवरीवन। और उसके अलावा कहते हैं कि जब मैं अपने पर को फड़फड़ाता हूँ, शेक करता हूँ, तो ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं, और जब ड्यू ड्रॉप्स जो नई उगने वाली कलियाँ हैं उन पर गिरते हैं तो वो खिलती हैं, वो आगे बढ़ती हैं, यानी कि उनका लाइफ का प्रोसेस होता है। when rocked to rest on their mother breast as she dances about the sun। जो फ्लावर्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो सन की तरफ ग्रो
ग्रो करते हैं। उन जो आपने नोट किया होगा कि प्लांट्स जो हैं जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही होती है उस तरफ ग्रो कर रहे होते हैं, और उनके ज़ाहिरी बात है जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो साथ न्यू जो प्लांट्स हैं या न्यू लीव्स हैं, न्यू फ्लावर्स हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लाउड कहता है कि जो लीव्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो न्यू बड्स हैं, वो बेसिकली अपने माँ के सीने के ऊपर जैसे एक नौमौलूद बच्चा सोता है वैसे सोए हुए होते हैं, और उसकी माँ जो है वो तेज़ी तरक्की से सूरज की तरफ बढ़ती है। किस वजह से? आगे वो बता रहे हैं कि मेरी वजह से। आई वेल द फेल ऑफ द लीशिंग हेल एंड वाइटन द ग्रीन प्लेन्स अंडर एंड देन अगेन आई डिजॉल्व इट इन रेन। अब यहाँ पे बड़े कमाल की बात कहता है कि जब बादल अपने आप से कह रहा है कि जब मैं गरजता हूँ, मैं जो है वो अपना चाबुक, अपना हंटर घुमाता हूँ और अपने आप को थरथराता हूँ, और जब मैं गरजता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं ओले बरसाता हूँ। और जब ओले बरसते हैं ग्रीन ग्रास के ऊपर या ग्रीन खेतों के ऊपर तो वो उसको सफ़ेद में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि बर्फ़ का कलर सफ़ेद होता है तो ऐसा लगता है जैसे वाइट प्लेन्स है। और फिर अगेन वो ओले डिज़ोल्व हो जाते हैं, और अगेन जो ओले डिज़ोल्व होते हैं तो मैं रेन करता हूँ। ओलों के बाद अमूमन रेन होती है, तो जो ओले जब पड़ जाते हैं और सारा एटमॉस्फेयर जो ग्रीन प्लेन्स होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसके बाद बारिश होती है, और बारिश जो है वो उन ओलों को पिघलाती है, और जब पिघलाती है तो अगेन वो ग्रीन हो जाते हैं। एंड लाफ एज आई पास इन थंडर, और जो मेरी थंडर गरज है, जैसे कि बादल गरजते हैं, तो बेसिकली वो मेरी थंडर है और मैं हंसता हुआ गुजर रहा होता हूँ उन प्लेन के ऊपर से। ये पहला स्टेंजा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर स्टार्ट होता है कि आई शिफ्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स बिलो, यानी कि बादल ऊपर है, माउंटेन्स नीचे हैं, तो जो वाइट कलर है क्लाउड का वही वाइट कलर वो माउंटेन्स को भी दे देता है बाय स्नोइंग, स्नो पैदा करके, क्योंकि बादल जो है वो ओले भी पैदा कर रहा है, बारिश भी कर रहा है, साया भी पैदा कर रहा है और वो स्नो भी पैदा कर रहा है। एंड द ग्रेट पाइन्स ग्रोर अगॉस्ट एंड ऑल द नाइट इट्स माई पिलो वाइट। और जो नीचे दरख्त लगे हुए हैं माउंटेन्स के ऊपर, जो कि पाइन्स के दरख्त हैं, पाइन एक फ्रूट होता है, उसके दरख्त हैं, वो तड़पने लग जाते हैं, वो आवाज़ें निकालने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्नो के फ्लेक्स उन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली उनके लिए ट्रबल है, लेकिन मेरा रात का पिलो और मेरा रात का बिस्तर तो यही है। क्लाउड ये कह रहा है वाइल आई स्लीप इन आर्म्स ऑफ द ब्लिस, यानी कि जब तूफान के अंदर मैं सोता हूँ, सबलाइम ऑन द टावर्स ऑफ माई स्काई ओवर लाइटनिंग माई पायलट सेट। अब क्लाउड जो है वो रात का जिक्र करते हुए कहता है कि तूफान जब मैं स्नो फेंकता हूँ पहाड़ों के ऊपर तो ऑब्वियसली हवा भी तेज़ चल रही है, पहाड़ों के ऊपर हवा तेज़ होती है, तो एक तूफ़ान, एक ब्लिस्ट का माहौल हो जाता है। लेकिन मैं बड़े आराम से, क्योंकि स्नो बिछा चुका हूँ, बिस्तर बिछा चुका हूँ वाइट कलर का, उसमें बड़े आराम से सोता हूँ। और बड़े आराम से सोने के बाद जो लाइटनिंग हो रही है, जो बादलों की वजह से ही लाइटनिंग हो रही है, वो मेरा पायलट बन जाती है। यानी कि जो प्लेन जैसे ऑटो पायलट पे शिफ्ट हो जाता है ना, ऐसे क्लाउड्स भी ऑटो पायलट पे शिफ्ट हो जाती हैं। और ये जो लाइटनिंग है ना, ये पायलट का काम अदा करते हुए क्लाउड्स जो है ना उसको उसके सफ़र के अंदर मदद करती है, उसकी जर्नी के अंदर मदद करती है, क्योंकि क्लाउड ने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आगे वो फर्दर कहते हैं कि इन अ कारवान अंडर इट्स फ्लैटर द थंडर इट्स स्ट्रगल एंड हॉल्स एट। और जब मैं अपना सफ़र तय कर रहा होता हूँ और लाइटनिंग जो है मुझे रास्ता दिखा रही होती है, तो जो थंडर है बेसिकली वो हॉल करता है, यानी कि गूंजता है, और वो स्ट्रगल करता है, यानी कि उसमें से आवाज़ें निकलती हैं, और जब चाहता है वो निकलती है। यानी कि जब क्लाउड्स ऑटो पायलट पे चले जाते हैं और लाइटनिंग जो है वो उसको डायरेक्शन बता रही होती है, जैसे कि आजकल हम डायरेक्शन ले रहे होते हैं थ्रू सिग्नल्स, इसी तरह क्लाउड भी सिग्नल्स के थ्रू डायरेक्शन ले रहा होता है। तो थंडर भी जगह जगह गरजता है जहाँ पे वो देखता है कि मुझे गरजना चाहिए। अब लाइटनिंग कहाँ पे लेके जा रही है क्लाउड को? ओवर द अर्थ एंड ओशन, यानी कि मुझे अर्थ पे से भी गुजारती है, ओशन पे से भी गुजारती है, विद जेंटल मोशन, आराम आराम से मुझे लेती जाती है। दिस पायलट इज गाइडिंग मी, लाइटनिंग गाइड कर रही है, पायलट बन गई है किसका? क्लाउड का। लूअर्ड बाय द लव ऑफ द गिनी दैट मूव्स। अब ये जो लाइटनिंग है ये किसी से मोहब्बत में गिरफ्तार है और ये बेसिकली उसकी तरफ मूव करना चाहती है। अब आगे पता लगेगा कि वो किससे मोहब्बत में गिरफ्तार है। इन द डेप्थ ऑफ द पर्पल सी, अब पर्पल सी की डेप्थ तक यानी कि वो जाती है। क्या लाइटनिंग बादलों को लेके जाती है? क्यों? क्योंकि वो अपने लवर को ढूंढ रही है। ओवर द रिल्स, रिल्स तक लेके जाती है, रेज तक लेके जाती है, हिल्स तक लेके जाती है, फिर उसको लेक्स पे भी लेके जाती है, फिर उसको प्लेन्स पे भी लेके जाती है। प्लेसेस की जगहों के नाम है। और वेन वेयर एवर ही ड्रीम्स, और लाइटनिंग मुझे वहाँ लेके जाती है जहाँ तक वो सोच सकती है, जहाँ तक वो ख्वाब देख सकती है। अंडर माउंटेन और स्ट्रीम, मुझे माउंटेन्स में भी ले जाती है, मुझे स्ट्रीम्स में भी ले जाती हैं। और वो किसके पीछे है? द स्पिरिट ही लव्स रिमेन, वो
मोहब्बत में है, किससे? स्पिरिट से मोहब्बत में है। कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है जिसके पीछे लाइटनिंग जा रही है। लाइटनिंग बेसिकली स्पिरिट्स के पीछे जा रही है। वो स्पिरिट जो है वो कभी अंडर द ओशन होता है, कभी अबव द माउंटेन होता है, कभी स्ट्रीम्स में है। और ओशन क्लाउड क्या करता है कि क्लाउड कहता है कि एंड आई ऑल वाइल बेस्ट इन हेवंस ब्लू स्माइल, और मेरे पास जैसे जन्नत में लोगों के पास स्माइल्स होती हैं, रिलैक्स यानी कि मोस्ट रिलैक्स स्माइल जो है वो मैं देता रहता हूँ, वाइल ही डिजॉल्व इन रेन, और बारिश जब तक कि बारिश में ये डिजॉल्व ना हो जाए। अब लाइटनिंग जो है वो बादल को जगह जगह लेके जा रही है, और बादल ज़्यादा जगह जगह से पानी को कलेक्ट कर रहा है इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, और वो पानी जब है बादल तक पहुंचता है, देन जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो क्या होता है? अगेन रेन होती है, दोबारा बारिश होती है। तो इस टेंसा के अंदर जर्नी ऑफ क्लाउड के बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट टेंसा की तरफ चलते हैं। इस टेंसा के अंदर जो पोइट है वो सनराइज के बारे में, और सनराइज के बाद सन का जो फॉल है यानी कि इवनिंग है उसका मंजर बयान करता है। जैसे सनराइज के बारे में वो क्या कहता है कि द संगन सनराइज विद हिज मेट्योर आइज एंड हिज बर्निंग प्लम्स आउटस्प्रेड, यानी कि जैसे ही सूरज उगता है तो वो लाल रंग का नज़र आ रहा होता है और पीली रोशनी उसमें से फूट रही होती है, और यहाँ पे वो आइज से तशबीह दे रहा है। फिर वो कहता है कि उसकी जो फ्लेम्स हैं, उसकी जो बीम्स ऑफ लाइट हैं, जो रेज ऑफ लाइट हैं, वो फैलना शुरू हो जाती हैं। लीव्स ऑन द बैक ऑफ माई सेलिंग रैक, और वो मेरे पीछे से निकलता है। बादल आगे होते हैं यानी कि मैं आगे होता हूँ और मेरे पीछे से वो निकल रहा होता है, मेरी पीठ के ऊपर से निकल रहा होता है। और उसी वक्त क्या होता है? द मॉर्निंग स्टार्स शाइन्स डेड, जो मॉर्निंग यानी कि अलस सुबह के जो सितारे होते हैं, वेरी मॉर्निंग यानी कि अभी सूरज नहीं निकला होता, वो डूबना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी जो है वो मध्यम हो जाती है, सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। एज अ जैक ऑन द माउंटेन क्रैग विच एन अर्थक्वेक रॉक्स एंड स्वैंग, एन ईगल लाइट वन मोमेंट में सिट इन द लाइट ऑफ इट्स गोल्डन विंग। अब ऐसा लग रहा होता है, मंजर ऐसा होता है कि जैसे माउंटेन के ऊपर, चट्टान के ऊपर एक ईगल बैठा हुआ है। बादल जो हैं वो एज अ विंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं सूरज को। जैसे ईगल बैठा हुआ आपको एक चट्टान के ऊपर नज़र आता है ना, बिल्कुल सूरज जो है वैसा नज़र आ रहा है, उसके विंग्स नज़र आ रहे हैं। और फिर क्या होता है कि अर्थक्वेक जब आता है तो रॉक्स और ये सारी चीज़ें हिलती हैं, और क्या होता है सेम इवनिंग के टाइम में यही होता है कि सन जो है मे बीनीथ फ्रॉम द लाइट सी बीनीथ, यानी कि सन जब डूबने लगता है तो क्या होता है कि जैसे ही ईगल जो चोटी पे बैठा होता है और वो अपने पंख फैलाए बैठा होता है, और अगेन जैसे ही वो उड़ता है तो नीचे उसके जो स्टोन्स हैं वो हिलते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। सेम जो है सन ऐसे ही सनसेट इख्तियार करता है। और क्या होता है कि इट अडोर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द लव एंड द क्रिम्सन पॉल ऑफ ईव में फॉल, और जैसे पर्दा या झरना गिरता है यानी कि क्रिम्सन्स ऑफ लाइट या कलर्स जैसे डाउनफॉल करते हैं, नीचे जाते हैं, सेम इवनिंग ऐसे उभरती है या ऐसे ही सामने आती है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हेवन। और हेवन से बेसिकली इवनिंग आ रही होती है विद विंग फोल्डेड आई रेस्ट, और जैसे ही इवनिंग आती है मैं भी रेस्ट के लिए चला जाता हूँ ऑन माई नेस्ट एरी नेस्ट, यानी कि मेरा जो आसमान के अंदर एरी नेस्ट है, हवा में नेस्ट है, बिल्कुल उसके अंदर चला जाता हूँ रेस्ट करने के लिए। एंड स्टिल एज ब्रूडिंग डव, जैसे कि बत्तख जो है वो झील में तैर रही होती है, ब्रूड कर रही होती है, बिल्कुल वैसे ही स्मूथली मैं भी रेस्ट पे चला जाता हूँ। नेक्स्ट टेंसा के अंदर क्या कहते हैं? इस टेंसा के अंदर जो पोइट है वो मून के बारे में बताता है कि मून कैसा लगता है रात को और बादलों के साथ। तो वो कहते हैं दैट ऑर्बिट मेडन विद द वाइट फायर लेडन। अब ऑर्बिट में तो मून ही घूमता है, और वो कह रहे हैं और फायर लेडन यानी कि उसमें से शुआएं निकल रही हैं। वो मोर्टल्स कॉल द मून, और हम इंसान उसे मून कहते हैं। ग्लिड्स ग्लिमरिंग ओ माई फ्लीज लाइक फ्लोर बाय द मिडनाइट ब्रीज स्टोन। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मून है बेसिकली ये मेरे आर पार नज़र आ रहा है, क्योंकि बादलों के अंदर खला मौजूद है, और वो जो खला है उसके अंदर से मून की कुछ कुछ झलकियाँ नज़र आ रही हैं रात के टाइम में। वेन एवर द बीट ऑफ हर अनसीन फीट विच ओनली एंजल्स हेयर। अब यहाँ पे वो मुबालगा राई यानी कि हाइपरबोल का इस्तेमाल कर रहा है कि उसके जो पैर हैं उनका आना, उनकी छन छन होना बेसिकली एंजल्स ही सुन सकते हैं और इंसान नहीं सुन सकते। मे हैव ब्रोकन द वूफ ऑफ माई टेंट थिन रूफ एंड द स्टार्स पीप बिहाइंड हर प्री। और जो तारे हैं वो भी उसको मेरे आर पार देखना चाहते हैं, यानी कि क्योंकि मैं फट के इतना थिन हो चुका हूँ, मेरे अंदर सुराख हो चुके हैं, होल हो चुके हैं, जिसके अंदर से जो स्टार्स हैं वो उसको पीप करना चाहते हैं, यानी कि उस पर नज़र रखना चाहते हैं, उसकी एक झलक देखना चाहते हैं। एंड आई लव टू सी देम विल्ड एंड फ्ली। और मैं
ये देख के हंसता हूँ कि तारे किस तरह इधर उधर भाग रहे हैं उसको देखने के लिए, लाइक अ स्वॉर्म ऑफ गोल्डन बीज, जैसे कि मक्खियों के छत्ते के अंदर मक्खियाँ इधर उधर जा रही होती हैं। व्हेन आई वाइडन द टेंट इन माई वाइल्ड बिल्ड टेंट, और जब मैं एक बहुत बड़े टेंट की तरह हूँ, यानी कि बहुत बड़े खैमे की तरह हूँ, और मेरे अंदर जो सुराख या होल्स मौजूद हैं, यानी कि जब मैं फटता हूँ तो मेरा जो सुराख है वो बड़े हो जाते हैं और उनके आर पार देखा जा सकता है। टिल काम द रिवर्स लेक एंड सीज, और जो ये सीन है, जो ये मंजर है, ये ठहरे हुए दरिया, लेक्स और सीज के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। लाइक स्ट्रिप्स ऑफ द स्काई फॉलन थ्रू मी ऑन हाई आर ईच पेव विद द मून एंड दीज, और ये जो मून का, सितारों का और बादलों का ये खूबसूरत मंजर है, ये आप किसी भी ठहरी हुई लेक में देख सकते हैं। रात को अगर आप किसी भी ठहरे हुए समंदर, लेक के दरिया के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर आपको मेरा रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, स्काई का रिफ्लेक्शन जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ, और मेरे पीछे जो है, मेरे पीछे से आपको टिमटिमाते हुए तारे और चांद नज़र आएगा। तो ये एक इन्होंने इमेजरी यहाँ पे गास की हुई है, और वो ये लाइक अ स्ट्रिप ऑफ द स्काई अब यहाँ पे उन्होंने एज अ सिमिली भी यूज़ की हुई है। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। सेकेंड लास्ट स्टेंजा है, और इसके अंदर जो क्लाउड है बेसिकली वो प्राउड है कि वो इन सारी चीज़ों से आगे है। वो क्या कहते हैं कि आई बाइंड द सन थ्रोन विद अ बर्निंग जोन। जो सन है वो अपने तख्त पे जब बैठ के सख्त तेज़ चमक रहा होता है तो मैं उसके इर्द गिर्द हल्का कर देता हूँ, यानी कि मैं उसके इर्द गिर्द अगर आ जाऊँ तो उसकी तपिश में दुनिया तक नहीं पहुँचने देता, उसके इर्द गिर्द एक जोन बना देता हूँ। और सेम मैं मून के साथ भी करता हूँ, एंड द मून विद द ग्रिडल ऑफ पर्ल। लेकिन मैं मून के इर्द गिर्द जब घेरा डालता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने मोतियों की माला डाली हुई हो। मेरे सामने द वॉल्केनोज आर डिम, यानी कि वॉल्केनो कितने तेज़ भड़कीले होते हैं लेकिन वो मेरे सामने डिम पड़ जाते हैं। एंड द स्टार्स रील एंड स्विम, और मैं तो तारों को भी पीछे छुपा लेता हूँ अपने, और तारे भी मेरे, जब मेरे अंदर सुराख होते हैं, होल होते हैं, या मैं जगह छोड़ता हूँ तो वो नज़र आते हैं। व्हेन द विल्म विल्ड माई बर्निंग अनफेयर फ्रॉम कैप टू कैप विद ब्रिज लाइक शेप, और मैं जब चाहता हूँ तो मैं एक लंबा सा बैनर बन जाता हूँ जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ होता है, और ये ऐसा लगता है जैसे समंदर पर ब्रिज बना हुआ हो ओवर अ टॉर्नेंट सी, यानी कि एक समंदर, एक कॉन्टिनेंट को एक जजीरे को दूसरे जजीरे से कनेक्ट करता हूँ, और उनके ऊपर मैं ऐसे ब्रिज की तरह चाह जाता हूँ। सन भी प्रूफ आई हैंगर लाइक अ रूफ, और ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर छत है। फिर वो माउंटेन्स की बात करते हैं कि माउंटेन इट्स कॉलम भी, और जैसे कॉलम लंबे लंबे खड़े होते हैं तो माउंटेन्स शायद मेरे, मैं जब रूफ बनता हूँ तो मेरे एज अ पिलर एक्ट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे माउंटेन मुझे टच कर रहे हैं तो मेरे पिलर्स हैं। द ट्रम्फल आर्क थ्रू विच आई मार्च, यानी कि जैसे फौजी दस्ता मार्च करता हुआ जाता है ना, इसी तरह मैं विक्टोरियस और खुशी के अंदर, सक्सेस के अंदर मार्च करता। और जब मैं मार्च करता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द ह्यूरिकेन और फायर और स्नो होती हैं, यानी कि स्नोफॉल है, तूफान है, विंड्स हैं, ये सारी मेरे इर्द गिर्द होती हैं। व्हेन द पावर ऑफ एयर आर चेंज्ड टू माय चेयर, यानी कि जैसे सूरज तख्त पे बैठता है इसी तरह मेरी भी एक चेयर है, और उससे ये जो ह्यूरिकेन और फायर और स्नो है इनकी पावर जुड़ी हुई हैं। इज़ द मिलियन कलर्ड बो, और जो रेनबो मैं क्रिएट करता हूँ हवा से, क्योंकि जब मैं मार्च करता हूँ, जब मैं सक्सेस दिखाता हूँ लोगों को, तो एक आर्क बनती है, ट्रम्पल की आर्क, जो कि रेनबो है बेसिकली, उसके अंदर मिलियन ऑफ कलर होते हैं। एंड द स्फेयर फायर अबव इट्स सॉफ्ट कलर वो वाइल द मॉइस्ट अर्थ वॉज लाफिंग बिलो, और इस टाइम पीरियड के अंदर जब मैं इतनी चेंजेस से गुजारा होता हूँ, इतनी डिफरेंट शेप्स लेके आ रहा हूँ, तो अर्थ जो है वो मुस्कुरा रही होती है, अर्थ लाफ कर रही होती है। एंड अगेन मैं उस अर्थ को मॉइस्ट करता हूँ, जब मैं बारिश करता हूँ इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद, तो मैं अर्थ को भी हंसने पे या खिलखिलाने पे मजबूर कर देता हूँ। अब ये जो क्लाउड है ना, ये इसकी पावर है। एंड लास्ट टेंजा, नेक्स्ट टेंजा जो है, अब उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टेंजा को एनालाइज करते हैं। क्लाउड कहते हैं कि आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। जो अर्थ है और जो अर्थ के ऊपर वाटर है, जब वो वाटर इवेपोरेट होता है तो मैं बेसिकली बनता हूँ। एंड नर्सलिंग फ्रॉम द स्काई, और स्काई जो है वो मुझे पालता पोसता है। आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ द ओशन एंड द शोर्स, और जितने भी साहिल समंदर और समंदर हैं, उनके जितने भी खुली और सुराख हैं, वहाँ से मैं पास होता हूँ, वहाँ से मैं, यानी कि वो जगह, उस जगह से मैं पैदा होता हूँ। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, मैं बदलता रहता हूँ रूप, क्योंकि मैं कभी पानी होता हूँ, पानी से फिर मैं बादल बनता हूँ, बादल से मैं फिर बारिश बनता हूँ, बारिश से अगेन मैं पानी बनता हूँ। तो आई चेंज माई बीइंग, आई चेंज माई अपेरेंस, बट मैं मरता नहीं हूँ, आई नेवर डाई। फॉर आफ्टर द रेन व्हेन द
व्हेन विद नेवर अ स्टेन द पेविलियन ऑफ द हेवन इज बेयर। और जब बारिश होती है तो आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं होता। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि पोल्यूशन होती है बेतहाशा और बारिश होती है तो सब कुछ साफ साफ हो जाता है। तो ऐसा ही लगता है कि जैसे जन्नत का मंजर हो, जैसे जन्नत के अंदर हर चीज़ साफ सुथरी होगी। एंड द विंड्स एंड द सन बीम्स विद देयर कन्वेक्स ग्लेम। और सन जो विंड है और जो सन की बीम्स हैं वो बिल्कुल ऐसे चमकती हैं और एक गोल दायरा सा अर्थ के इर्द गिर्द बना लेती हैं, स्काई के अंदर बना लेती हैं, बिल्ड अप द ब्लू डोम ऑफ एयर। और आसमान उस वक्त बिल्कुल प्योर ब्लू, जो ब्लू कलर होता है आसमान को नज़र आ रहा होता है, क्योंकि रोशनी भी एक तो पड़ रही होती है और बादल कोई नहीं होता आसमान के ऊपर। तो ऐसा लगता है कि एक आसमान ब्लू कलर का गोला है। आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन कैंट ऑफ। वो कहता है कि और फिर मैं उस वक्त खामोशी से हंसता हूँ। खामोशी से किस चीज़ पे हंसता हूँ? अपने ही मौत पे हंसता हूँ, अपनी ही कब्र पे हंसता हूँ। एंड आउट ऑफ caravan of rain, like a child from the womb, like a ghost from the tomb, I rise and upbuild it again। और क्यों मैं हंसता हूँ? इस वजह से हंसता हूँ क्योंकि जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो आसमान में कोई भी बादल नहीं होता, क्योंकि बारिश के बाद कोई भी बादल नहीं टिकता, वो बरस चुका होता है। तो आसमान नीला नज़र आ रहा होता है सूरज की रोशनी के अंदर। तो मैं हंस रहा होता हूँ देख के कि मैं तो मर गया, लेकिन मैं मरा नहीं होता, मैं रेन की सूरत में ज़मीन पर मौजूद होता हूँ। और जैसे बच्चा पैदा होता है माँ से और जैसे गोस्ट या रूह निकलती है कब्र से, इसी तरह मैं रेस करता हूँ, इसी तरह मैं दोबारा बनता हूँ। तो ये पूरी कहानी जो है क्लाउड की, ये पीबी शैले ने बताई हुई है। हर स्टेंजा के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा इमेजरी इस्तेमाल की है और पर्सोनिफिकेशन और क्लाउड को ऐसा पर्सन दिखाया अपनी स्टोरी सुनाते हुए। बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, आप इसके अंदर बहुत सारी एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से निकाल सकती हैं। इट्स वेरी इजी पोइम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नोट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।